दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो रही होगी, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। अपनी एग्ज़ाम भी धीरे धीरे नज़दीक आ रही है, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी हो रही है। और आज अपन जो अपना सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसकी यूनिट चल रही थी अपनी वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो एनर्जी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। पिछले वाली क्लास में अपन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। आज अपन दोस्तों पढ़ते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और ऊर्जा संरक्षण का नियम अपन सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, जबकि उसको एक रूप से दूसरे रूप में अपन क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। तो अपन ये लिख लेते हैं, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। यानी ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से उसको दूसरे रूप में अपन क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम देखिए। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है दोस्तों? अपन जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा, किसी निकाय की गतिज ऊर्जा प्लस उसकी स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यानी यांत्रिक ऊर्जा को जब भी अपन डिफाइन करते हैं, कुल ऊर्जा नहीं है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक है, अपन मानते हैं। अब दोस्तों अपन जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से। क्या जानते हैं अपन? कार्य ऊर्जा प्रमेय से। कार्य ऊर्जा प्रमेय से कि किसी निकाय पर, जैसे कोई निकाय है उस पर अपन कार्य करें, ठीक है, और वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में निकाय जाए, तो 1 से 2 स्थिति अपन माने तो वो क्या होगा, K2 - K1, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से अपन ये जानते हैं। दोस्तों दूसरी बात अपन स्थितिज ऊर्जा के लिए भी ये भी जानते हैं कि कार्य जब भी अपन करते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है। यानी अपन माने तो क्या हो जाएगा कि डेल्टा U स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, -W 1 से 2। यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, U2 - U1 बराबर क्या हो सकता है, U2 - U1। ठीक है, माइनस इंप्लाइज दैट यहां से अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई W12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, U1 - U2 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से है। और ये स्थितिज ऊर्जा, इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा है कि भाई स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन वो भी क्या है, किसी वस्तु पर अपन कार्य कर रहे हैं तो उसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में कार्य क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। यानी अपन W1 से 2 स्थिति में इसको अपन क्या लिख सकते हैं, U1 - U2। तो दोस्तों देखो ये भी कार्य है और ये भी कार्य है, तो इन दोनों को अपन एडजस्ट करें तो अपनी यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, इक्वल्स टू W12 1 से 2 और W1 से 2। इसको अपन एडजस्ट करें तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, एक तो हो गया K2 - K1 और दूसरा क्या हो गया दोस्तों, U1 - U2। इनको अपन फंक्शन अंदर करके एडजस्ट करें तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, एक तो हो गया K2 + U2, ये तो इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, एक हो गया U1 + K1। इंप्लाइज दैट E इक्वल्स टू अपन लिखें तो K1 + U1 + K2 बराबर K2 + U2। ये तो दो ही स्थिति की अपन बात कर रहे हैं। ये मैंने जनरली सिंपल आपको बता दी कि E बराबर क्या होता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण E बराबर K + U, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये यांत्रिक ऊर्जा है। कार्य ऊर्जा प्रमेय से यदि किसी वस्तु को अपन एक स्थिति से आंतरिक संरक्षी बल के कोरस्पॉन्डिंग, आंतरिक संरक्षी बल के कोरस्पॉन्डिंग अपन इसको भेजे तो प्रत्येक वस्तु की, यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा
तथा निकाय के प्रत्येक बिंदु की कुल गतिज ऊर्जा एक साथ निकाय की क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, यानी E बराबर K प्लस U अपन कह सकते हैं। इसके बाद में अपन यदि डिफाइन करें कि एक अपन कोई सिस्टम लें, एक ऐसा निकाय लें जिस निकाय पर बाह्य बल आरोपित नहीं है, कि एक अपन ने ऐसा निकाय ले लिया जिस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं है तथा सभी आंतरिक बल क्या है, संरक्षी हैं। क्या है दोस्तों, सभी आंतरिक बल संरक्षी है, क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय किसके लिए डिफाइन है, संरक्षी बल के लिए ही डिफाइन अपन ने की है। आंतरिक बल क्या है, संरक्षी है। यदि हम इस निकाय पर गतिज ऊर्जा प्रमेय यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय या गतिज ऊर्जा प्रमेय लगाएं, यानी W1 से 2 स्थिति में जाएगी तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन K2 माइनस K1 हो जाएगा का प्रयोग करें तो सभी आंतरिक संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य W12 क्या होगा, ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है, यानी U2 माइनस U1। ठीक है, दोनों को अपन बराबर करें तो ये स्थिति आ गई। अब देखिए ध्यान से, E बराबर K1 प्लस U1, ये एक स्थिति की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा है, ये दूसरी स्थिति की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा है। ऐसी तीसरी स्थिति की आ जाए तो इसको अपन सम्मिलित रूप से दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं क्या कि K प्लस E इक्वल्स टू K प्लस U बराबर क्या लिख सकते हैं, नियतांक। क्या लिख सकते हैं, नियतांक अपन लिख सकते हैं। और नियतांक यदि लिखें तो इसमें परिवर्तन आता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन यदि अपन करें या अवकलन करें, सीधी सी बात है, तो डेल्टा E बराबर, भाई ये तो नियत है, तो डेल्टा E बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इंप्लाइज दैट डेल्टा K प्लस डेल्टा U बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, यहां से आप देखिए ध्यान से कि यदि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा K की वैल्यू यदि इंक्रीज होगी, यहां से K में यदि इंक्रीमेंट होगा तो वो किसके रूप में चला जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में डिक्रीमेंट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। दोनों में परिवर्तन इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, इक्वल्स टू 0 है, यानी डेल, यहाँ अपन डेल और K प्लस U इक्वल्स टू 0, यानी अपन यहाँ वापस इसको क्या कह सकते हैं, K प्लस U बराबर क्या होगा, नियत होगा। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण को अभिव्यक्त करती है कि वही गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है वो संरक्षी बल क्षेत्र के लिए क्या होता है, नियतांक होता है। ये अपन को याद रखना है। ठीक है, सिंपल सी ये छोटी सी बात थी। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, और इसमें यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षी बल क्षेत्र के लिए क्या रहती है, नियत रहती है। अब देखिए इस यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का अपन किसके लिए, गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए एक एप्लीकेशन करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए। गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए क्या है कि एक कोई वस्तु है जो गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन, मतलब क्या हो रही है, गति हो रही है उसकी, ये उसका धरातल है। ठीक है, ये पहली स्थिति है, 1 स्थिति, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस मानते हुए यहाँ पर क्या माना है, संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट, और इस पर पोटेंशियल ये रेफरेंस पॉइंट है, और ये पहली स्थिति है, और यहाँ से लेके यहाँ तक वस्तु को मूव करना है। ठीक है, ये तीसरी स्थिति है, और ये अपन कहीं बीच में मान लेते हैं दूसरी स्थिति, बीच में या किसी भी, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितनी मान ली, x, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, h। ठीक है, ये स्थिति 1 है, ये स्थिति 2 है, ये स्थिति क्या है, 3 है। अपन ये देख रहे हैं कि तीनों स्थितियों में यांत्रिक ऊर्जा का क्या हो रहा है, संरक्षण होगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा का क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए ये क्या है दोस्तों, अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। क्या है, सबसे पहले अपन बात करें तो बिंदु 1 पर क्या है, माना m द्रव्यमान की एक गेंद की एक वस्तु स्थिति 3 से चित्रानुसार छोड़ी जाती है, अपन 3 से अपन इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बिंदु 1 पर सबसे पहले अपन कहाँ कंसीडर करते हैं, बिंदु 1 पर
1 पर जैसे ही वस्तु जाएगी तो बिंदु 1 पर क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि हाइट है वो इक्वल 0 हो जाएगी। यहाँ से यही रेफरेंस पॉइंट मान रखा था और यहीं आ जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 अपन ने मान रखी, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/2 mv²। ठीक है, चूंकि गति के तृतीय समीकरण से v² इक्वल्स टू क्या है, u² प्लस 2as, क्या है दोस्तों 2as। यहां से अपन छोड़ रहे हैं तो प्रारंभिक वेग 0 है, तो v² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, भाई नीचे आ रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से आ रहा है, तो 2g, और s बराबर क्या है, पूरी की पूरी हाइट है, तो 2gh, यानी v बराबर क्या हो गया दोस्तों 2gh। तो गतिज ऊर्जा यहाँ से देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 1/2 m गुणा v² का मतलब 2gh, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया mgh, यानी गतिज ऊर्जा तो आ गई mgh, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी 0 है। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा E इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों क्या है mgh प्लस 0 और इक्वल्स टू क्या हो गया mgh। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 1 हो गया। ये बिंदु 1 की स्थिति आ गई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि वस्तु कहाँ पर पहुंच गई, बिंदु 2 पर पहुंच गई। कहाँ पर पहुंच गई भाई, बिंदु 2 पर पहुंच गई। 2 पर जैसे ही पहुंची तो देखो यहाँ से कितनी दूरी तय के लिए इसने, पूरी तो h है, और यहाँ से ये x है, ये वाली क्या है बची हुई x है, तो ये कितनी होगी भाई h - x होगी। भाई वस्तु पहले 1 पर थी तो पूरी h दूरी चल गया, अब यहाँ पर आ गया तो यहाँ से ये इतनी नीचे वाली क्या होती है h, यानी कितनी दूरी चल गया ये h - x। ठीक है, तो यहाँ से वही पोटेंशियल एनर्जी, नीचे से दूरी कितनी है भाई, ठीक है x है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो गई mgx, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। यहाँ गति के तृतीय समीकरण से वही बात, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। v² ये तो 0 है भाई, यहाँ से ये u 0 है, प्रारंभिक वेग है, ये भी 0 का स्क्वायर प्लस 2g, और s कितना हो गया दोस्तों, पूरी है h, पूरी है h, इतनी इतनी क्या है x है, तो ये कितनी बच गई h - x बच गई। तो यही तो कंसीडर अपन कर रहे हैं, तो s बराबर क्या हो गया h - x। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट v² इक्वल्स टू 2g h - x, यानी इंप्लाइज दैट v इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों 2g h - x अंडर दी रूट। ठीक है, या यहाँ से देखिए गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv² इक्वल्स टू 1/2 m उड़ा v² का मतलब ये 2g h - x, 2 से 2 कट गया, यह आ गया mg h - x। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा अपन को चाहिए, तो E2 ये क्या है भाई E3 का मतलब तीसरे बिंदु पर गतिज ऊर्जा, इसका E2 का मतलब क्या है भाई, गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो गया दोस्तों mg h - x प्लस mgx। ठीक है, इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो mgh माइनस mgx प्लस mgx से mgx कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया E2 बराबर क्या हो गया दोस्तों mgh हो गया, यहाँ E3 बराबर क्या हो गया mgh हो गया। ठीक है, ये बिंदु 1, बिंदु 2 हो गया। बिंदु 3 पर देखें ध्यान से, ये इक्वेशन नंबर 2, बिंदु कहाँ पर, बिंदु 3 पर। तो देखिए दोस्तों बिंदु 3 पर अपन बात कर रहे हैं, तो 3 का मतलब एकदम पास, यहाँ पर है तो दूरी तो क्या होगी भाई, पार्टिकल है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है भाई रेस्ट में है, तो वेलोसिटी तो क्या होगी 0, यानी काइनेटिक एनर्जी बिंदु 3 पर काइनेटिक एनर्जी बराबर 0, और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पॉइंट से दूरी कितनी है mg, और कितनी है दोस्तों h है, कितनी है mgh। तो यहाँ से E1 नहीं सॉरी E1 ये 1 बिंदु पर है तो E1, ये 2 बिंदु पर है E2, और ये 3 बिंदु पर है तो E3, तो बराबर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया भाई m0 प्लस mgh, यानी E3 बराबर क्या आ गया दोस्तों mgh। इसका मतलब ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, यानी ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है, ये इक्वेशन 2, और ये क्या हो गया इक्वेशन 3। इसका मतलब ये हो गया कि समीकरण 1 बराबर क्या हो गया, यहाँ से समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, और बराबर क्या हो गया समीकरण 3। तीनों समीकरण क्या हो गए दोस्तों बराबर हो गए। अतः वी कैन से दैट कि यांत्रिक ऊर्जा किसके क्षेत्र के लिए, गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए संरक्षित रहती है। यांत्रिक ऊर्जा
यांत्रिक ऊर्जा गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए क्या रहती है दोस्तों, सुरक्षित रहती है। क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। या अपन ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, वैलिड रहता है, फॉलो होता है। यानी किसी भी बिंदु पर अपन देखें तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब है केवल और केवल इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही इफेक्टिव हो, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही लगे और किसी प्रकार का कोई बल इस पे नहीं लगे, तो उसको अपन क्या कहेंगे कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए, ये क्वेश्चन भी है, गिरती हुई वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण होता है, या यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम वैध होता है या लागू होता है, कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, वैलिड होता है। इस बात को अपन याद रखेंगे। समझ गए बात को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि भाई यहाँ तक अपन ने जो एनर्जी पढ़ी है उन एनर्जियों के बारे में और क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हो सकती हैं जो अपनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो देखिए कुछ नोट लगा के इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन को याद रखनी है। सबसे पहले नोट, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं नोट। सबसे पहली बात क्या है कि संरक्षी बलों की उपस्थिति में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। संरक्षी बलों की उपस्थिति में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है दोस्तों बंद पथ के अनुदिश या चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कार्य शून्य होता है, तो F.dr बराबर 0। यहाँ ये इंटीग्रेशन के साइन के बीच में देखो, ये इंटीग्रेशन और ये बीच का, इसका मतलब ये क्या है, बंद पथ। ये किसको शो कर रहा है, बंद पथ को शो कर रहा है। यानी बंद पथ के अनुदिश, ये किसकी बात है, संरक्षी बल की बात हो रही है दोस्तों। बंद पथ के अनुदिश या चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्थितिज ऊर्जा निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है, किंतु स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि स्थितिज ऊर्जा, जब अपन स्थितिज ऊर्जा को मेजर करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा को अपन मेजर करते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है, किंतु स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती है। या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। किसी भी प्रकार का निर्देश तंत्र हो उसमें परिवर्तन क्या रहेगा, समान ही रहेगा। ठीक है, और क्या बात है स्थितिज ऊर्जा के बारे में। हाँ, नेक्स्ट बात देखो, स्थितिज
स्थितिज ऊर्जा संपूर्ण निकाय के लिए, स्थितिज ऊर्जा संपूर्ण निकाय के लिए परिभाषित की जाती है या होती है, किसी कण विशेष के लिए नहीं होती, किसी कण विशेष के लिए नहीं होती है। स्थितिज ऊर्जा संपूर्ण निकाय के लिए परिभाषित की जाती है, किसी कण विशेष के लिए नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है? यह है स्थिति का, यह एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। किसकी, कौन सी एनर्जी है? केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ये अपन बात जो कर रहे हैं। गोल्डन जो अपने पॉइंट हैं, ये एक पॉइंट है वो यांत्रिक ऊर्जा है, बाकी ये वाला संरक्षी बल के लिए, बाकी स्थिति ऊर्जा की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, यह स्थिति का फलन होती है, यह स्थिति का फलन होती है। किस पर निर्भर नहीं करती भाई? पथ पर निर्भर नहीं करती है, पथ पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? जब कभी संरक्षी बलों द्वारा, जब कभी संरक्षी बलों द्वारा कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, जब कभी संरक्षी बलों द्वारा कार्य किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है तथा जब कभी संरक्षी बलों के विरुद्ध कार्य किया जाता है, संरक्षी बलों के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी संरक्षी बलों द्वारा कार्य किया जाता है, यानी संरक्षी बल खुद कार्य करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा घटती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। यहां आपका क्वेश्चन बन सकता है और आप गलत कर सकते हो कि जब कभी संरक्षी बलों द्वारा कार्य किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है तथा जब कभी संरक्षी बलों के विरुद्ध, बलों द्वारा किया जाता है तो घटती है और बलों के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा दोस्तों क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। किसके बारे में है? नोट है, संरक्षी बलों की उपस्थिति में यांत्रिक ऊर्जा हमेशा सुरक्षित रहती है। बंद पथ के अनुदिश या चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। स्थिति ऊर्जा निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है, लेकिन इसमें जो परिवर्तन है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। स्थिति ऊर्जा संपूर्ण निकाय के लिए परिभाषित की जाती है, किसी कण विशेष के लिए नहीं होती है। ये स्थिति का फलन होती है, पथ पर निर्भर नहीं करती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब कभी संरक्षी बलों द्वारा कार्य किया जाता है तो स्थिति ऊर्जा घटती है तथा संरक्षी बलों के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ता है। और नेक्स्ट बात क्या है कि समरूप वस्तुओं के लिए, जो रेगुलर ऑब्जेक्ट होते हैं, समरूप वस्तुओं के लिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, समरूप वस्तुओं के लिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की गणना इनके द्रव्यमान केंद्र को केंद्र पर केंद्रित मानकर की जाती है। जैसे ये वस्तु है, ये किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ी है, ये रोड है, रेगुलर है,
ठीक है। और इस रोड का पूरा द्रव्यमान यहाँ केंद्रित अपन मान सकते हैं, रोड होगी और इसकी लेंथ कितनी है, एल है। कितनी है इसकी लेंथ, एल लेंथ की ये दोस्तों क्या है, रोड है। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जब भी अपन बात करें तो पीई बराबर एम जी, एल नहीं आएगा, इसका संपूर्ण द्रव्यमान अपन यहाँ मान रहे हैं, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, L/2, ये अपन ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ये कितनी L/2, तो ये क्या हो गया दोस्तों L/2। तो यहाँ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgL/2, यहाँ से ये होगी। ये किसके लिए है, रेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए। क्या है कि वे वस्तुएं जिनका संपूर्ण द्रव्यमान उन पर केंद्रित, अपन उनको मान सकते हैं कि उनका संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ है, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे एस्टेब्लिश है। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफाई बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड, ये अपने यूजी में भी बहुत जगह आएंगे। जब अपन सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये इम्पोर्टेंट है। साम्य अवस्था है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, किसी द्विपरमाणुक अणु के परमाणु के मध्य के बल की उत्पत्ति प्रत्येक अणु के इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के मध्य की अन्योन्य क्रिया होती है तथा संबंधित ऊर्जा UR को लिनार्ड जोन्स, ये पोटेंशियल का नाम है। जैसे युकाव पोटेंशियल होता है वैसे ही लिनार्ड जोन्स विभव द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और क्या है, UR इक्वल्स टू U0 ब्रैकेट A/R की पावर 12 माइनस A/R की पावर 6। ये कौन सा पोटेंशियल है दोस्तों, पहले तो अपन को ये याद ही रखना है कि मान लो लिनार्ड जोन्स पोटेंशियल आपको पूछा जा सकता है। तो लिनार्ड जोन्स, ये क्या है, लिनार्ड LENNARD जोन्स JONES, लिनार्ड जोन्स पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ R क्या है दोस्तों, दो अणुओं के मध्य की दूरी, दो अणुओं के मध्य की दूरी U0 तथा A, U0 एंड A धनात्मक नियतांक हैं। ठीक है, अपन को क्या कैलकुलेट करना है, संबंधित बल को अभिव्यक्त करें और अणुओं के मध्य की साम्य दूरी प्राप्त करें। संबंधित बल को अभिव्यक्त करें यानी बल तथा अणुओं के मध्य दूरी ज्ञात करें। ये दोस्तों अपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ये क्वेश्चन ऐसा कैसा आना है। ठीक है, अब अपन जानते हैं सॉल्यूशन। UR अपन को दे दिया, UR जो R पे डिपेंडेंट है, U0
और इसके मतलब हो गया a अपॉन आर की पावर कितनी होगी 12 और माइनस a अपॉन आर की पावर कितनी होगी 6। ठीक है भाई, ये हो गया। यहाँ से अपन ये देखें कि u है वो r का फंक्शन है। u किसका फंक्शन है? r का फंक्शन है। अब अपन जानते हैं F इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। अपन ने पढ़ा था संरक्षी बल क्षेत्र के लिए स्थितिज ऊर्जा और बल के मध्य संबंध। तो यहाँ से अपन F निकालें तो देखिए F इक्वल्स टू माइनस आ गया यहाँ से d अपॉन डी आर, ये लो u 0 a अपॉन आर का पावर 12 माइनस a अपॉन आर की पावर 6। बहुत ध्यान से, ठीक है दोस्तों। इसमें आप ध्यान से देखिए कि भाई r की पावर माइनस, r ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस की वैल्यू तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। देखिए u 0 तो अपनी जगह ही, ये लो u 0 तो नहीं था, बाहर आ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा r की पावर -12 हो जाएगा, तो n - 12 इंटू आर की पावर n - 1, आर की पावर कितना हो जाएगा भाई 13। ठीक है, तो 12, तो ये लो 12। ठीक है, और a अपॉन आर की पावर कितनी हो जाएगी 13। ए तो नियतांक है। ठीक है, माइनस यहाँ कितनी हो जाएगी पावर 6, माइनस अपन कॉमन ले रहे हैं तो एक तो माइनस आएगा, तो ये क्या होगा 6, और a अपॉन आर की पावर कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो 12 कॉमन ले लो। ठीक है, और कुछ भी आना है क्या? ये तो घात के कारण हो जाएगा भाई। ठीक है ना, देखिए अवकलन कर लेते हैं अलग, जिससे कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। यहाँ से देखिए माइनस डी u0 तो अपनी जगह है, या तो माइनस को पहले बाहर ही ले लो, माइनस u0 डी और डी आर, ये हो गया a आर की पावर 12 माइनस डी और डी आर, ये हो गया a की पावर आर की पावर 6। ठीक है, माइनस u0, ये क्या हो गया a आर की पावर माइनस, तो ये क्या हो गया दोस्तों a आर की पावर -1 डी अपॉन डी आर। ठीक है, और माइनस डी अपॉन डी आर या a अपॉन आर, यानी a आर की पावर -1, और ये क्या हो गया 6। ठीक है, यहाँ से अपन इसको करेंगे तो माइनस u0। ठीक है, a तो क्या है नियतांक, और r की पावर -1, तो a हो जाएगा, a आएगा भाई, a तो बाहर आ जाएगा, और r की पावर a की पावर 12 आ जाएगा बाहर। भाई 12 ही तो है, तो 12 तो पड़ा रहेगा, ऐसा कैसा? तो अपन ये कर दें a की पावर 12 d और डी आर। ठीक है, और r की पावर कितनी होगी भाई -12, और माइनस a की पावर 6 और d अपॉन डी आर की पावर -6। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कॉम्प्लिकेट आगे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बराबर माइनस u0, ठीक है, a की पावर 12, ये क्या हो गया -12 n x की पावर n - 1 का मतलब ये 13 हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, माइनस a की पावर 6 अपनी जगह है, और ये क्या हो गया माइनस का 6। ठीक है, और r की पावर -7। समझ में आ गई बात? अब देखिए बराबर इंप्लाइज दैट f इक्वल्स टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, u0 बाहर पड़ा है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखो माइनस, तो a की पावर 12 इंटू 12 प्लस हो गया, और r की पावर 13 नीचे हो गया 13। ठीक है भाई, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये माइनस माइनस प्लस, और माइनस को माइनस हो गया, तो माइनस a की पावर 6 और इंटू 6, और बटे क्या हो जाएगा r की पावर 7 नीचे आएगा। यहाँ से देखिए इंप्लाइज दैट f इक्वल्स टू u0। अब दोस्तों देखिए यहाँ r की पावर 13 है, यहाँ a की पावर 12 है,
इसका मतलब एक ही अपन ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, एक ही नीचे कर दें। तो ये तो क्या हो गया 12a/r की घात तो हो जाएगा 13 और नीचे क्या आ जाएगा a, क्योंकि एक a को अपन ने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, -6, ठीक है भाई, और बटा a का इधर भी a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a/r की पावर कितना हो जाएगा 7। यहाँ से क्या कॉमन ले लो 6 कॉमन ले लो, 6 u0 a भी कॉमन ले लो, ठीक है, और बचा क्या भाई 6 ले लिया तो 6a/r की घात बच गया 13 और -a/r की घात बच गया 7। ये हो गया f, संबंधित बल आ गया। f इक्वल्स टू कितना हो गया दोस्तों 6u0/a 2, सॉरी ये 6 ले लिया तो ये 2 बच गया, 2a/r की घात कितना हो गया 13 -a/r की घात क्या हो गया दोस्तों 7 हो गया। साम्य अवस्था में क्या होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम, f बराबर क्या होना चाहिए 0, f बराबर क्या होना चाहिए 0। तो यहां से अपन निकाल लें क्या, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी r बराबर कितनी आ जाएगी अपने पास में r0 इक्वल्स टू 2 की पावर 1/6 इंटू a, f बराबर 0। तो यहाँ से देख लो ये ब्रैकेट 0 तो ये क्या हो जाएगा 2a/r की पावर 13 बराबर a/r की घात 7। आपको चाहिए क्या r इक्वल्स टू r0 चाहिए अपन को, तो a के पदों में, तो यहाँ से देखिए r तो 2 इंटू a की पावर 13 बटे r की पावर कितनी होगी 13 बराबर a की पावर 7 बटे r की पावर कितनी होगी 7। यहाँ से अपन काटेंगे इसको तो 2 इंटू a की पावर ऊपर नीचे कितनी बचेगी 6 और r की पावर नीचे कितनी बचेगी 7, सॉरी 6 7 13 6 ही बचेगी, ये बच गई 6, ठीक है, और ये इधर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया। तो यहाँ से r की पावर, तो ये क्या हो गया 2a की पावर 6 इक्वल्स टू r की पावर 6, तो क्या ले लें घात 1/6 लगा दें, तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 1/6 इंटू a बराबर क्या हो जाएगा r, तो r बराबर क्या आ जाएगा 2 की घात 1/6 इंटू a। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इंपॉर्टेंट है ये वाले, ये बात बहुत बार न्यूमेरिकल आता है क्वेश्चन, ठीक है, 2 की पावर 1/6, ठीक है, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं r इक्वल्स टू इसको √2 का मतलब 1/2 की घात 1/3 इंटू a, ये भी हो सकता है, ये भी आपका ऑप्शन आ सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ बस आपके अवकलन में ही मिस्टेक हो सकती है कि भाई इसमें यहाँ नीचे r की पावर देखो ये 13 हो गया और ये 12 ही है, तो इसमें एक ही आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अपने इसको बैलेंस बनाने के लिए अपनी तरफ से, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, संरक्षी बल निकाय की स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बल निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर ax² - bx द्वारा दी जाती है जहां a तथा b नियतांक हैं तो ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना है, ऑप्शन ए बल का व्यंजक, यानी बल ज्ञात करना है इसके लिए पहला बात, दूसरा बी साम्य स्थिति, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, तीसरा क्या है दोस्तों साम्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा, और सी साम्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा, साम्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा अपन को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अपन जानते हैं सॉल्यूशन में संरक्षी बलों के लिए अपन जानते हैं संरक्षी बलों के लिए
संरक्षी बलों के लिए F बराबर क्या है भाई, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। F बराबर क्या है दोस्तों, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। यू अपन को दे दिया, तो यहाँ से इसका एक बार अवकलन कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा भाई, F आ जाएगा। तो कर दो अवकलन, तो देखो माइनस का निशान तो ये है ही, डी यू अपॉन डी एक्स, इसका एक बार अक्ष के सापेक्ष अवकलन, तो डी और डी एक्स, और ये क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल्स टू, इम्प्लाइज दैट एफ इक्वल्स टू माइनस, वहाँ से किया माइनस, तो ये क्या हो गया भाई, टू ए एक्स और माइनस बी, ठीक है। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या जाएगा, माइनस का 2ax और प्लस का क्या जाएगा b, ये हो गया बल। क्या हो गया दोस्तों, बल का व्यंजक हो गया अपने लिए, ठीक है। दूसरा, पहला ये तो हो गया पहला ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या है, साम्य स्थिति पर, तो साम्य स्थिति की अपन बात करें तो साम्य स्थिति पर f का मान क्या है दोस्तों, 0, कि बल का मान क्या है साम्य स्थिति पर, 0 होगा। 0 कर दो भाई, 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ax प्लस बी बराबर 0, इम्प्लाइज दैट माइनस 2ax बराबर माइनस बी, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन माइनस 2a। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया दोस्तों, b अपॉन 2a। x की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, b अपॉन 2a आ गई साम्य स्थिति पर। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखोगे। तो अब इस पे साम्य अवस्था पर स्थिति ऊर्जा, तो स्थिति ऊर्जा ये है ही, किसका मान आया, x का मान आया, वो इसमें रख दो। तो साम्य अवस्था पर स्थिति ऊर्जा C, साम्य अवस्था पर स्थिति ऊर्जा, साम्य अवस्था पर स्थिति ऊर्जा क्या होगी भाई, साम्य अवस्था पर स्थिति ऊर्जा, तो देखो U, ठीक है, बराबर A, x की वैल्यू क्या है, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b, और x की वैल्यू कितनी होगी, b अपॉन 2a। तो ये क्या हो गया, a इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 2a। a से कट गया तो क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन 4a और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ये पाव है और ये आधा है, तो माइनस का पाव बच जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 4a। यह आंसर, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यहाँ u की वैल्यू कोई और हो सकती है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है और बहुत कंसेप्चुअल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गई बात, 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चैप्टर बहुत आसान है, यहाँ से अपने क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है ही नहीं, न के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x अक्ष के अनुदिश गति के लिए, x अक्ष के अनुदिश गति के लिए, x अक्ष के अनुदिश गति के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान के कण की स्थिति ऊर्जा को संबंध u अक्ष बराबर x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x जूल द्वारा दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिया जाता है। यदि कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा, यदि कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा 2 जूल है, तब कण की अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। कण की अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सॉल्यूशन,
सबसे पहले बात आपको देखिए, आपको क्या दे रखी है भाई, ये संबंध दे रखा है, ठीक है। स्थिति ऊर्जा आपको दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या दे रखी है अपन को, U बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स, ये आपको दे रखा है। जूल आ गई। न्यूनतम U के लिए एक्स के अनुदिश गति के लिए स्वतंत्र एक कण की ऊर्जा को संबंध जूल द्वारा दिया जाता है। यदि कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा 2 जूल है, तब कण की अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। अधिकतम चाल ज्ञात करनी है, इसका मतलब चाल यदि अधिकतम है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। तो अब स्थिति ऊर्जा को न्यूनतम होना पड़ेगा, तो न्यूनतम U के लिए, न्यूनतम U के लिए भाई मैक्सिमम मिनिमम अपन निकालेंगे, तो du अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा भाई, x माइनस 1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। अब अपन d2u अपॉन डी देखें, d2u अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, तो ये क्या हो गया दोस्तों 1, और 1 क्या है, पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है, यानी धनात्मक है। धनात्मक है तो ये क्या हो गया, मिनिमा होगी। तो अपन कह सकते हैं अतः x बराबर 1 पर u क्या है, न्यूनतम है, u क्या है, न्यूनतम है। x बराबर 1 पर u बराबर क्या है, न्यूनतम है। अतः u मिनिमम रख दो, x बराबर 1 रखा तो 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, u मिनिमम बराबर आ गया माइनस 1/2 जूल, ठीक है। अब अपन जानते हैं क्या कि कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी भाई, ठीक है। या E बराबर न्यूनतम पोटेंशियल, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा प्लस अधिकतम गति। न्यूनतम तो स्थितिज ऊर्जा होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, ठीक है, हो गई भाई। E इक्वल्स टू क्या हो गया, अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात करें अपन, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालें अपन, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा और कितनी हो सकती है, 1/2 m vm स्क्वायर, अधिकतम यही हो सकती है, बराबर E माइनस न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, ठीक है भाई। ये कितना दे रखा है, 2 जूल, और माइनस 1/2 जूल, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 जूल प्लस हाफ जूल, यानी 2.5, यानी 5/2 जूल। कितना हो गया दोस्तों, 5/2 जूल। तो यहां से देखिए तो V मैक्सिमम, तो 1/2 m V मैक्सिमम स्क्वायर बराबर 5/2 जूल, तो Vm स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 5/m बराबर 5/1 kg बराबर क्या हो गया 5। तो Vm बराबर क्या हो गया √5, Vm बराबर क्या हो गया √5 मीटर प्रति सेकंड। आंसर क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या है, एक वस्तु को 8 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। एक वस्तु को 8 मीटर की ऊंचाई से गिराया, एक वस्तु को 8 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। सतह से टकराने के पश्चात सतह से टकराने के पश्चात ये 6 मीटर ऊंचाई तक, यह है 6 मीटर ऊंचाई तक, 6 मीटर ऊंचाई तक उछलती है। 6 मीटर ऊंचाई तक उछलती है तो
गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा में टक्कर के दौरान गतिज ऊर्जा में टक्कर के दौरान आंशिक हानि होगी, आंशिक हानि होगी। घर्षण प्रतिरोध को नगण्य माने, ये अगले ने दिया है, घर्षण प्रतिरोध को नगण्य माने। अपन को क्या करना है दोस्तों, घर्षण प्रतिरोध को अपन को नगण्य मानना है। ऑप्शन पहला है 1/2, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी है 1/6 और ऑप्शन डी है 1/8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में आंशिक हानि, क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 8 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, 8 मीटर की ऊंचाई से, यानी h बराबर 8 मीटर है। सतह से टकराने के पश्चात ये 6 मीटर ऊंचाई तक उछलती है। गतिज ऊर्जा में टक्कर के दौरान आंशिक हानि होगी, घर्षण प्रतिरोध को अपन लाने। तो गतिज ऊर्जा में आंशिक हानि, गतिज ऊर्जा में आंशिक हानि बराबर क्या भाई, गतिज ऊर्जा में हानि गतिज ऊर्जा में हानि बटे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, या इसको अपन क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा में हानि बटे प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। ये एक सूत्र हो गया कि गतिज ऊर्जा में हानि है तो स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा में हानि बटे प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए mg भाई पहले कितनी थी 8 तक, यानी पहले कितनी थी 8, फिर कितनी जा रही है 6। तो इसको यदि पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लें तो ये mg 8 - 6, और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा कितनी भाई, प्रारंभिक कितनी जा रही है 8 ही जा रही है, तो mg कितना 8, तो mg यानी 2mg बटे 8mg, यानी कितनी होगी 1/4, 2/8 होगी। 2/8 का मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इस हिसाब से अपन को ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो आज अपन ने यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा, फिर अपन ने गुरुत्व यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में अपन ने एक एप्लीकेशन पढ़ी कि गुरुत्वीय बल के सानिध्य में यदि किसी वस्तु को फेंका जाता है या वस्तु कोई नीचे जाती है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा सुरक्षित रहती है। उसके बाद में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। उसके बाद में देखिए अपन ने दोस्तों कितने न्यूमेरिकल पढ़ लिए, 4 न्यूमेरिकल पढ़ लिए। कितने न्यूमेरिकल पढ़ लिए अपन ने, 4 न्यूमेरिकल पढ़ लिए हैं। इस हिसाब से अपन ने ये जो टॉपिक था अपना, कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी का जनरली जो टॉपिक था वो अपना क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए, बांट लीजिए और उनको बता दीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे 11वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे यूजी हो, चाहे पीजी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हो, या कोई जनरल साइंस हो, सारी एग्ज़ामों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतने, बहुत बहुत थैंक्स।